everyone. In today's video, we are going to start class 11 microeconomics first chapter, which is a introduction chapter where we have to study about what is economics, PPC, etc. So today we are going to start the chapter with economy and economics. इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होता क्या है या इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। So what is economics? Economics is a branch of knowledge in which we study the activities of human beings undertaken to satisfy unlimited wants with limited resources. अब इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। और वो एक्टिविटीज़ क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए वो क्या है, लिमिटेड। ठीक है। और इसी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसी चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से। तो इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन दो ग्रीक वर्ड से हुआ है, टू ग्रीक वर्ड्स। ओक्योस which means household, onemen which means management। ठीक है। तो बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स का मतलब अगर हम समझें, इकोनॉमिक्स वर्ड का क्या मतलब है, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड के मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है। नाउ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड की। अब हाउस होल्ड क्या है कि हर किसी के पास एक इनकम होता है या वेल्थ होती है, रिसोर्सेज होता है। अब उस रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करें कि हम अपने मोस्ट ऑफ द वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारे वांट्स किसी भी ह्यूमन बीइंग के सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो उसी तरीके से एक हाउस होल्ड में कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है ताकि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। सिमिलरली प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो कुछ प्रोडक्शन करे। तो प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज़ करेगा कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सके। ठीक है। कोई भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करता है, द एम इज़ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज़ करना है तो हर प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड होता है। कुछ भी अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो मेरे पास रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। तो मैं प्रोडक्शन कैसे करूँगी, मैं प्रोडक्शन इस तरह से करूँगी जिससे मेरे प्रॉफिट्स क्या हो सके, मैक्सिमाइज़ हो सके। कम से कम रिसोर्सेज में मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकूँ। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर हम एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात करें, अब एक इकोनॉमी कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करती है या लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करती है। तो एम होता है इकोनॉमी का, मेन एम क्या होता है, सोशल वेलफेयर मतलब सामाजिक भलाई या इक्वालिटी, अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करती है जिससे वो मैक्सिमम लोगों का वेलफेयर कर सके, मैक्सिमम लोगों को वेलफेयर पहुंचा सके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो यहाँ पर हमारा एम क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स। प्रोड्यूसर का एम होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रॉफिट्स, और इकोनॉमी का मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्सेज हर लेवल पे किस तरह से किस ऑब्जेक्टिव के साथ यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक में बढ़ने से पहले एक और यहाँ पे पॉइंट था,
अब हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स करना है। तो अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स करना है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे क्या है, लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो उसमें हम क्या चाहेंगे कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट डराइव कर सकें। ठीक है, तो इसी चीज़ की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। और इसीलिए रिसोर्सेज क्या है, एफिशिएंटली यूज़ हो, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स की भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के एसेंस, तो इसका दो पार्ट है, एक है स्कार्सिटी और दूसरा है चॉइस। तो स्कार्सिटी क्या होता है, बेसिकली स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है कि आपका जो विश है, व्हेन यू हैव लेस देन योर विश, आप चाहते हो कि आपके पास हो कोई चीज़, हो कोई कोई वांट है आपका, लेकिन उससे कम या वो आपको नहीं मिलता है, उसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, स्कार्सिटी। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि सप्लाई, जैसे किसी चीज़ का अगर डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बट उसका सप्लाई उसके कंपैरिजन में कम है, तो उस केस में कौन सी सिचुएशन अराइज होगी, उस केस में स्कार्सिटी की सिचुएशन अराइज होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिमांड अगर टी का बहुत ज़्यादा है और उसका सप्लाई क्या है, कम है, तो उस केस में वी हैव टू फेस स्कार्सिटी ऑफ टी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, चॉइस। अब चॉइस का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये ना स्कार्सिटी का क्या होता है, आउटकम होता है। स्कार्सिटी का आउटकम होता है मतलब अगर कोई स्कार्सिटी नहीं होती, सपोज़ किसी चीज़ की सप्लाई, हर चीज़ की सप्लाई अनलिमिटेड होती, रिसोर्सेज जितने चाहिए उतने अवेलेबल होते, तो क्या हमें कभी भी स्कार्सिटी फेस करना पड़ता, चॉइस वाले प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता? द आंसर इज़ नो। स्कार्सिटी के कारण ही इनफैक्ट हम लोग इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि अगर स्कार्सिटी है तभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिसोर्स एलोकेशन के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो हम रिसोर्सेज, हमारे पास अनलिमिटेड होते और हम रिसोर्सेज को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते थे ईजिली। तो स्कार्सिटी इज़ एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है चॉइस। तो चॉइस बेसिकली क्या है कि जैसे सपोज़ मैंने आपको 1000 रुपीज़ दिए, अब आपके पास क्या है, अलग अलग ऑप्शंस है, आप उसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने लिए एक न्यू ड्रेस ले सकते हो, कोई बुक ले सकते हो, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जा कर के खाना खा सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हो। अब रिसोर्सेज यहाँ पे क्या था, एक क्या है रिसोर्सेज, 1000 रुपीज़, और इसके अलग अलग अल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब आप इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इस सिचुएशन पे क्या आप, मैंने जो भी अभी ऑप्शंस आपको दिए, क्या उन सारे ऑप्शंस को आप 1000 रुपीज़ को यूज़ करके, या ये 1000 रुपीज़ का जो रिसोर्स है उसे यूज़ करके आप सारे ऑप्शंस को कर सकते हो? द आंसर इज़ नो। जैसे ही आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ करोगे, आपको बाकी ऑप्शंस को क्या करना पड़ेगा, फॉरगो करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, तो अगर यही रिसोर्स अगर मैं आपको अनलिमिटेड रुपीज़ दे देती, तो क्या आपको ये चॉइस करनी पड़ती? द आंसर इज़ नो। तो ड्यू टू स्कार्सिटी वी हैव टू फेस, वी हैव टू मेक ए चॉइस। और चॉइस भी क्यों, जैसे सपोज़ अगर मैंने आपको 1000 रुपीज़ दिया और मैंने बता दिया कि आपको एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही आप इस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे भी चॉइस का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, क्योंकि हमें पहले से पता है कि रिसोर्स किधर यूज़ हो सकता है। एक हम लोग और एग्जांपल लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे सपोज़ पेट्रोल। अब पेट्रोल को हम क्या है, अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम उसे व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, हम मशीन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए पेट्रोल का यूज़ होता है। लेकिन अगर एक डिफाइंड यूज़ होता, मतलब सिर्फ व्हीकल्स के लिए ही सपोज़ पेट्रोल का यूज़ किया जा सकता, तो क्या वहाँ पे हमें कोई चॉइस वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता? द आंसर इज़ नो। तो यहाँ पे चॉइस कब अराइज होती है, व्हेन रिसोर्सेज आर स्कैर्स प्लस दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने चॉइस के कंसेप्ट को समझा, और जब भी हम कोई चॉइस कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक डिसीज़न ले रहे होते हैं, हम डिसीज़न मेकिंग कर रहे होते हैं। और डिसीज़न मेकिंग करते वक्त हम क्या, किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो हमारा एम होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, मतलब
हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, इस मोटिव के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक चॉइस करते हैं। आई होप ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जैसे जब एक इंडिविजुअल चॉइस करता है तो उसका एम क्या होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। प्रोड्यूसर कोई चॉइस करता है कि उसे कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो वो क्या करता है, वो एक चॉइस करता है, और वो चॉइस क्या, किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और एक इकनॉमी कभी कुछ चॉइस करती है तो उसका एम क्या होता है, सोसाइटी के वेलफेयर। आई होप आपको पूरी तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सी माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो वर्ड का होता है मतलब लार्ज, बड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं, हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इंडिविजुअल्स की, ठीक है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम किसकी स्टडी करते हैं, इकोनॉमी हैज़ एज ए होल। मतलब हम जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी के अंदर कौन सी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसकी बात करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये आया है, इसमें जो माइक्रो वर्ड है ये कहाँ से आया है, माइक्रोज। माइक्रोज वर्ड भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल। और मैक्रो वर्ड कहाँ से आया है, मैक्रो वर्ड आया है माइक्रोस से। ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लार्ज। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम किसी इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री की बात करते हैं। या जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, एग्रीगेट आउटपुट। मतलब एग्रीगेट मतलब क्या, टोटल, टोटल आउटपुट, या फिर जनरल प्राइस लेवल, पूरी इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है, हम इसकी बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके बाद फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस, इसे हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते, सॉरी, जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी वेरिएबल आते हैं, जो भी कंसेप्ट है, उसको हम क्या लेंगे, उसको हम लेते हैं कांस्टेंट। बेसिकली अगर किसी प्रोडक्ट के डिमांड का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये कौन सा कंसेप्ट है, माइक्रो या मैक्रो। तो ये एक माइक्रो कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड की बात हो रही है। तो जब हम ये स्टडी करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड कौन सा कंसेप्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। तो इसे हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। जो भी मैक्रो चीज़ें होंगी उन्हें हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ताकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कर सके, स्टडी कर सकें। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्राइसेस, किसी चीज़ का प्राइसेस डिसाइड करना है, सपोज़ एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइसेस डिसाइड करना है, तो इसमें मेजर रोल किसका आ जाता है, मार्केट फोर्सेस का, मतलब डिमांड और सप्लाई का। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई। तो अगर किसी प्रोडक्ट का, जैसे सपोज़ ये जो मार्कर है, अगर मुझे इसका प्राइस सेट करना है
तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसेस को क्या किया जाएगा, सेट किया जाएगा। आगे के चैप्टर्स में हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के बारे में स्टडी भी करना है। अब फिर अगला क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो गए, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इस पे इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ का क्या पड़ता है, मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, और हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो इकोनॉमी एज ए होल, हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर अगला पॉइंट था कि माइक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रो से आया, जिसका मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है लार्ज। नेक्स्ट पॉइंट था, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा क्या लेंगे, मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेंगे, ताकि हम स्टडी कर पाए मैक्रो। जैसे यहाँ पे अगर हम माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट ले रहे हैं तो रीज़न क्या है, ताकि हम मैक्रो वेरिएबल्स के इम्पैक्ट को अच्छे से स्टडी कर पाए। फिर अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट इसमें था कि मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई, इस कंसेप्ट का माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेजर रोल होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इस पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आई होप आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।